हेलो, हाउ आर यू? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और ये एक अनदर क्लास 10th का पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है। और इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक ही साथ पढ़ेंगे थोड़ा बर्डन बर्डन लगेगा, देखने में बड़ा लगेगा, वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो संसाधन एवं विकास, जिसका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट कहते हैं, क्लास 10 का चैप्टर है। और ये भूगोल के तहत आता है। ये किसके तहत आएगा? भूगोल के तहत। यानी कि अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो ये जियोग्राफी के अंदर आता है। और चीज़ों को समझते हुए चलना है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, एकदम घरेलू भाषा में समझाऊंगा, बताऊंगा। हिंदी में होगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं जितना बताऊंगा उसको समझना है और चीज़ों को नोट्स करते चलना है। अगर आप अच्छे से नोट्स कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल का होगा और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज आने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। तो विदाउट टाइम विलंब के आप चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, खास करके ये जैक बोर्ड को फोकस किया गया है। लेकिन ये एनसीईआरटी सिलेबस है, आपको पता होगा, तो ये सभी को काम आएंगे। लेकिन जैक बोर्ड पे हमारा खास करके विशेष फोकस है। क्लास 10th के बच्चों को देखना है, जियोग्राफी के तहत आएगा। शुरुआत करेंगे संसाधन और विकास। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं? सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है संसाधन। संसाधन क्या है? पहला पॉइंट तो यही हमारा आता है। दूसरा है संसाधन के प्रकार पढ़ने हैं। बहुत तरह से संसाधन को डिवाइड करके रखा गया है, तो उसका प्रकार हम लोग को पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद संसाधन का विकास कैसे होगा, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसके अंदर एक दो पॉइंट और है जो आगे आपको बताऊंगा। मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ। मुख्य रूप से 8 टॉपिक इसमें मैंने जो बड़े आकार के हैं, मुख्य टॉपिक हैं, उसको कवर कर रहा हूँ, मेन टॉपिक को। इसी में है संसाधन नियोजन पढ़ना है। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है और कैसे करना है। संसाधन का संरक्षण कैसे हो सकता है, भू संसाधन क्या है और मृदा संसाधन क्या है। ये टॉपिक आपका 8 टॉपिक में आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। आप लोग नोट्स करते हुए चलिएगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, जिसका नाम है संसाधन। संसाधन क्या है? ये चैप्टर का ही नाम है ना, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। यानी कि रिसोर्सेस क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेस, संसाधन क्या है। बल एकदम बारीकी से समझिएगा, कोई अकबक नहीं है। आराम से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और विश्वास मानिए आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ने का वही मतलब होता है। अगर आपको 90 प्लस जाना है, 95 तक जाना है, तो आपको पेशेंस रख करके अच्छा से पढ़ना सीखना होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ समझिएगा। संसाधन जो है वो है क्या? पहली बात तो संसाधन क्या है, तो डिफिनेशन को जानने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, केवल नोट्स नहीं करना है, समझते हुए चलना है ना। पहले नोट्स, नोट्स बाद में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले कर सकते हो, लिखते हुए कर सकते हो, पहले समझ लो संसाधन क्या है। आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल जिस पे आप क्लास देख रहे हो, या आपके पास कंप्यूटर होगा, है ना। तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है? दिस इज अ संसाधन। ये क्या है? संसाधन है। संसाधन किसको कहते हैं? जिससे आपके समय, आपका कार्य, आपका जो ये होता है वो बचाता है, समय बचाता है, आपके काम को आसान करता है ना, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। देन वो क्या है? संसाधन है। क्या है? वही संसाधन है। यानी कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा स्रोत है, ये एक ऐसा स्रोत होता है जिसमें मनुष्य क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को, जरूरतों को, जो आपकी जरूरत है, नीड है, उसको आप कंप्लीट करते हो, पूर्ति करता है आपको। यही संसाधन है। जैसे घर है आपका, तो आपका जरूरत क्या है कि हमको भाई बरसात से बचना है ना, एक अच्छा जगह रहना है जहाँ साफ सुथरा हो और हमको पानी भी ना पड़े, बरसात में हो, धूप न लगे, लू न लगे, तो आपको घर चाहिए। तो घर क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो ये आपका संसाधन बन गया। तो आपके पास पेन है, कॉपी है, तो ये भी क्या है? एक तरह से संसाधन का ही पार्ट है, क्योंकि इससे आपका काम आसान होता है। आप चीजों को याद नहीं रख सकते हैं, कॉपी में लिख लिए, बहुत लंबा समय तक याद है, कॉपी क्या हो गया? आपका संसाधन हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया संसाधन क्या कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है, बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं।
मे बी, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन है ना, है। तो वो भी चीज को समझिएगा। कोई वस्तु मान लीजिए प्रकृति में हो सकता है जो हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती है। क्यों? अगर हमारे संसाधन मान लीजिए कोयला, तो कोयला को हम लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, आग तपाने के लिए यूज करते हैं, मशीन चलाने के लिए यूज करते हैं, ट्रेन चलाने के लिए यूज करते हैं, बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी अन्य प्रकार की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है? संसाधन है। मान लीजिए हमारा प्रकृति से या फिर हमारे किसी अन्य प्रकार के कोई ऐसा पदार्थ मिलता है जिसका यूज हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते वो है क्या एक्चुअल में, इसका क्या इस्तेमाल है। तो वो हम लोग इसका हम वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है क्या? नहीं। भाई क्यों नहीं भाई? मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु आपको दे दे, छोटा बच्चा है, अब उसको ला करके बड़ा सा कार दे दे, तो वो खेल पाएगा? उससे नहीं खेल पाएगा। तो उसको कार तो चाहिए, लेकिन कैसा कार चाहिए उसको? टॉय वाला, छोटा वाला चाहिए, तो खेलेगा, वो उसके लिए संसाधन के रूप में काम करेगा। लेकिन अब ओरिजिनल कार हम उसको ला के दे देंगे छोटा सा बच्चा को, 5 साल के बच्चा को, कहेंगे लो कार ला दिए तुम्हारे लिए, तो क्या वो खेलेगा? नहीं खेलेगा ना। तो वो उसके लिए संसाधन के रूप में कार्य नहीं करेगा। जस्ट लाइक सेम हियर, इट मीन्स कि अगर मान लीजिए प्रकृति में तो है, कोई ऐसा वस्तु हमको पता चल गया जो प्रकृति में अवेलेबल है, बट उसका यूज हमको पता ही नहीं है, हम लोग उसका इस्तेमाल करें नहीं जानते हैं, संसाधन नहीं कहलाएगा वो। जब मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा, जैसे कोयला, यूरेनियम, मनुष्य उसमें आ गया, मनुष्य उसका यूज करना सीख गया, हम लोग हस्तक्षेप कर दिए उसमें, देन वो हमारा संसाधन बन गया। क्योंकि उससे हमारा क्या हो गया? उससे हमारा काम आसान हो गया, उससे हमारी जरूरतों की पूर्ति होनी शुरू हो गई, तो वो हमारा संसाधन के पार्ट हो जाएगा। एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया हूँ, समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे हम लोग इस पे, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो। देखो, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे संसाधन के पार्ट है हमारा। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे देख सकते हो, प्लांट हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया, झील हो गया, है ना, जलप्रपात हो गए, नदियां हो गए, तितले होंगे, मिट्टियां हो गई, घर हो गए, मोबाइल फोन हो गया, कार हो गए। ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ क्या है? संसाधन। संसाधन ही है, क्योंकि इससे हमारा जरूरतों को पूर्ति होती है। जैसे पानी, पानी पीते हैं, हमारे लिए संसाधन के रूप में है, हमें नेचर से प्राप्त है ये। जैसे मून, मून भी हमारा है, हमको वहां से रोशनी मिलता है रात को, है ना। सन हमारा संसाधन के रूप में हो जाएगा, नेचर है, बाई नेचर दिया हुआ है। नदियां हो गई, जिसको रिवर कहते हैं। तो ये सारे चीज हमारे क्या है? संसाधन। जैसे कार, तो कार से हमारा क्या होता है? बहुत सारा होता है, धूपने लगता है, कोई भी लंबी मार्ग को हम लोग कम से कम समय में तय कर लेते हैं, वगैरह वगैरह ना। तो ये सारे हमारे संसाधन के पार्ट्स हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संसाधन के वर्गीकरण। कैसे करेंगे ना? वर्गीकरण मतलब क्या हुआ? उसको कैसे बांटा गया है। वर्गीकरण मतलब क्या हो गया? कैसे संसाधन को हम लोग बांटते हैं। तो सिंपल सी बात है, संसाधन को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। फर्स्ट में संसाधन दो तरह से प्राप्त होना, एक बाई प्रकृति जैसे कि रिवर, रिवर, और एक होता है मानवीय, जैसे मनुष्य बनाता है, जैसे मोबाइल फोन। दोनों डिफरेंस है कि नहीं? ये हमारा मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे नीड्स को पूरा करता है, तो ये भी हमारा संसाधन है। और रिवर क्या है? भाई प्रकृति दी गई है, लेकिन ये भी हमारी जरूरत को पूरा करती है। तो दोनों हमारा संसाधन के पार्ट है, यानी प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवीय भी हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, दो प्रकार के संसाधन को हम लोग बांटते हैं, और प्राकृतिक संसाधन के अंदर दो तरह का संसाधन होता है। प्रकृति में दो तरह के संसाधन उपलब्ध है। आप बोलिए कैसे दो तरह का उपलब्ध है? ये भी समझने वाली बात है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन में प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटे हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको बोलेंगे? जिसका बार बार यूज किया जा सकता है या फिर कभी समाप्त ही नहीं होता है। और अनवीकरणीय जिसको बार बार यूज यूज नहीं किया जा सकता है और समाप्त होने की संभावनाएं होती है, संभावना नहीं, समाप्ति होती है। अब नवीकरणीय के अंदर दो भाग में फिर से बांट के रखा गया है, जिसमें सतत होता है और एक जैव होता है। सतत में जैसे पवन हो गया, जल हो गया, है ना, और जैव हो गया जिसमें जीवन है, जैसे वन्य जीव, है ना, वन्य, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब जैव में आ जाएंगे। औसत में से पवन हो गया, जल हो गया, वगैरह, है ना। और अनवीकरणीय जब संसाधन को पकड़ेंगे आप, वैसा जो समाप्त हो जाता है, जिसमें आता है चक्रीय, वैसा जो चक्रीय रूप में चलता है, मतलब
धातु निकल रही है, जैसे धातु हो गया, मेटल हो गया, तो मेटल आज है, वो मेटल को आप बार बार कर सकते हैं, चक्र रूप में चला सकते हैं, यानी रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे सोना खराब हो गया, फिर से बना दिया नया, फिर खराब, लेकिन बार बार सोना आपको यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सकते हो। लेकिन सोना जो है, धातु जो है, मेटल जो है, वो हो सकता है आज धरती के अंदर से निकल रहा है, आगे चलकर ना निकले, तो ये भी हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं चक्रीय धातु, इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय धातु में आ जाएंगे। और अचक्रीय में आएंगे तो जीवाश्म ईंधन आएगा। जीवाश्म ईंधन मतलब वैसा ईंधन जैसे जस्ट लाइक पेट्रोल। पेट्रोल आज निकल रहा है, कल नहीं निकलेगा, कल समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जीवाश्म ईंधन, है ना। और मानवीय संसाधन में आएंगे तो इसको दो तरह से हम लोग नापते हैं, एक संरचना और संस्थाएं, और एक मात्रा और गुणवत्ता, एक मात्रा और गुणवत्ता। तो ये दो तरह से मानवीय संसाधन होते हैं, और प्राकृतिक संसाधन को बहुत ज्यादा लंबा भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में हो जाएगा सतत और जैव, और अनवीकरणीय में भी दो होगा, जो कि चक्रीय रूप में, जैसे धातु, सोना, सोना आप कह सकते हो, गोल्ड कह सकते हो। और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे, है ना, जैसे पेट्रोल हो गए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज को ध्यान रखना है। संसाधन का वर्गीकरण, अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। हम लोग संसाधन को कैसे बांटे हैं वो आपको समझ में आ गया, दो भागों में बांटे हैं, प्राकृतिक और मानवीय। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन कितने प्रकार के हैं और किस किस आधार पर रखा गया है। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे बात करेंगे ना, उत्पत्ति के आधार पे मतलब कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, और उस आधार पे हम लोग देखेंगे। जैव संसाधन और अजैव दो भागों में आता है, जिसको बायोटिक और नॉन बायोटिक कहते हैं। बायोटिक और नॉन बायोटिक, जैव संसाधन और अजैविक संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। पहले हम लोग जैव संसाधनों को समझना है। जैव जिसमें जीव है, सिंपल सी बात है, इसमें मनुष्य आ जाएगा, मत्स्य हो जाएंगे, पशुधन हो जाएगा, और भी अन्य प्राणी इसके तहत आ जाएंगे। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, जीव मंडल में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि सब में जीव हो, जान हो, जिसके अंदर क्या हो, जान हो, सरजीव हो। अजैविक की बात करेंगे, अजैविक संसाधन की बात करें, तो ये क्या होता है, ये निर्जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इसके अंदर जान नहीं होता है। जैसे नदी, तो नदी के अंदर जान नहीं है, पानी हो गया, जो प्रकृति से मिल रहा है, मृदा हो गया। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, चट्टाने हो गए, धातु हो गए, खनिज हो गए, मिट्टी, मृदा, नदी, सब इसके अंदर आ जाएंगे, और अजैविक संसाधन के रूप में कहलाएंगे, जिसके अंदर जान नहीं होता है। जैसे जैविक, जैविक में क्या होता है, जिसकी यहाँ पे ये हमारा जैविक है, बायोटिक मतलब जैविक। इसके अंदर बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, आर्कियो बैक्टीरिया हो जाएंगे, एनिमल्स सारे हो जाएंगे, प्रोटिस्टा जगत इसमें आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, हम लोग इवन देखा जाए ह्यूमन बॉडी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अबायोटिक बात करेंगे तो अजैविक, अजैविक, अजैविक में क्या होता है, जैसे हवा, है ना, सेलिनिटी, सेलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है, जस्ट लाइक अ अबायोटिक, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन बाय नेचर हमको प्राप्त है, बाय नेचर हमको प्राप्त है, इसलिए अबायोटिक हो जाएगा। और बायोटिक फैक्टर्स में भी आपको बहुत सारे नाम आते हैं, जो कि इस प्रकार है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, है ना, तीसरा पॉइंट के जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकार, उसी में आता है उपयोगिता और समापत्ति। उपयोगिता मतलब इसका यूज कैसे होता है ना, और समाप्ति मतलब एंड, एंड होने वाला, यूज कैसे होता है, उपयोगिता उसका क्या है, उपयोग के बाद उसका क्या होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा, या फिर समाप्यता, जो समाप्त होगा कि नहीं होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर जो हम लोग प्राकृतिक संसाधन को जो बांटे थे, संसाधन को बांटे थे, तो प्राकृतिक पाया गया था, क्या था, प्राकृतिक। उसके अंदर दो भाग था, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय के अंदर आ जाइए, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय, नवी, बार बार नवीनतम रूप उसका देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कभी एंड नहीं होगा, नो एंड, नो एंड, नो एंड, ठीक है। नो एंड्स मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, नो एंड्स मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, जिसका एंड नहीं हो सकता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो इस संसाधन को इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, बार बार आप यूज कर सकते हैं, कभी समाप्त नहीं होगा, अगेन एंड अगेन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कृषि, चारागाह, कृषि भूमि, पानी, हवा, ये सब आप बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, यानी नवीकरणीय संसाधन के तहत आ जाएगा।
जैसे पवन चक्की, पवन से ऊर्जा बनाना, सौर सोलर सिस्टम से ऊर्जा बनाना, तो वो सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल है। लेकिन अनवीकरणीय में आएगा जो इंड हो जाएगा, जो एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सब जो हमारा है वो नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, ऐसा संसाधन जो इंड हो जाती है, जो समाप्त हो जाएगा, यानी आज यूज कर रहे हो आप, आने वाले जो आपकी पीढ़ी होगी, आपके बच्चे होंगे, या हो सके आपके बच्चे के बच्चे हो, या फिर काफी लॉन्ग टाइम बाद कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाएंगे। सीमित है, यानी कि उसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, जैसे पेट्रोलियम, है ना, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये आज निकल रहा है, कल समाप्त हो जाएगा ना। कोयला आज निकल रहा है, कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक होता है ना। यानी ऐसा संसाधन, ऐसा जो आज है कल नहीं रहेगा, वो सभी अनवीकरणीय में आते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिसका फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है, वो सब इसके तहत आ जाएंगे। उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है, ओके है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ से कोयला निकल रहा है और यहाँ पे इंड हो गया, तो हो सकता है कोयला यहाँ पे फिर डिपॉजिट हो, हमें पता ना हो। तो आज यहाँ पे इंड हो गया, इट मीन्स ये नहीं कह सकते कि इंड ही हो चुका है, हो सकता है कहीं और स्टॉक प्राप्त हो जाए, या फिर कहीं भी स्टॉक नहीं है तो हो सकता है लाखों करोड़ों साल बाद फिर से पुनः हमें प्राप्त हो। मतलब समाप्त हो सकते हैं, है ना, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है करोड़ों साल बाद, 5 करोड़ साल बाद, 10 करोड़ साल बाद, हो सकता है फिर से पुनः प्राप्त हो, लेकिन फिर भी वो अनवीकरणीय संसाधन के तहत ही गिना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एकदम शॉर्ट भाषा में अपना समझ के लिख लीजिएगा, है ना, अच्छे से। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे समझिएगा, यहाँ पे दो शब्द आपका आए थे, एक आया था अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपको अच्छे से। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, नवीकरणीय में क्या होता है, जैसे कि संसाधन बात की थी ना, रिसोर्सेज की बात की थी ना, तो रिसोर्सेज के अंदर दो भाग था, एक नेचुरल था और एक मैन मेड था। क्या था, मानवीकृत। तो मानवीकृत यानी मैन मेड में, तो मैन मेड छोड़ दीजिए ना, मैन से हमें मानवीय से कोई मतलब अभी नहीं है, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मतलब जो प्रकृति से प्राप्त है, जिसको बना नहीं सकते हम लोग। जैसे कोई पौधा को जन्म हम लोग दे सकते हैं क्या, नहीं ना, नहीं दे सकते हैं। हम लोग पानी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। उसी तरह से ना, तो हम लोग नेचुरल में बात करेंगे। नेचुरल में दो भाग बांटा गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या होता है, जो बार बार पुनः यूज किया जा सकता है, चक्रीय होता है, अगेन एंड अगेन, जिसको कभी समाप्त नहीं होता है ना, समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट, प्लांट हो गया, सन हो गया, सूर्य, वाटर बॉडी हो गया, ये सब क्या है, कभी जल्दी समाप्त नहीं होगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो समाप्त हो जाएगा। जैसे मिनरल्स, आज सोना निकल रहा है, कल सोना नहीं निकलेगा, आज यूरेनियम निकल रहा है, कल नहीं निकलेगा, आज कोयला निकल रहा है, कल नहीं निकलेगा, आज बालू पाई जा रही है, कल बालू नहीं पाई जाएगी। तो वैसा एनर्जी है ना, वैसा रिसोर्सेस। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वामित्व के आधार पे हम लोग किस तरह से विभाजित करते हैं। स्वामित्व के आधार पे ना, जैसे व्यक्तिगत संसाधन, बहुत लोगों को ऐसा होता है जो व्यक्तिगत होता है, जो किसी व्यक्ति का निजी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल ले लिए, तो मोबाइल आपका जो है वो आप सिर्फ आप ही यूज करेंगे, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आ जाएगा। कोई आदमी डैम बना लिया, अपना मछली डाल रहा है, तो वो उसका व्यक्तिगत हो गया। सामुदायिक हो गया, जैसे मंदिर है, तो मंदिर जो है वो सभी समुदाय के लोग अपना, सभी समुदाय का जो अलग अलग मंदिर होता है, या फिर मंदिर है तो सभी लोगों के लिए है, तो सामुदायिक हो गया, है ना। पार्क हो गया, पार्क वो क्या है, सामुदायिक हो गया, है ना, पार्क, ठीक है। रिवर हो गया, रिवर नेचुरल है लेकिन सामुदायिक संसाधन के तहत आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब लोग नहा सकता है, सब लोग पानी ला सकता है, यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सिंचाई यूज कर सकता है। व्यक्तिगत संसाधन में एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि हैंडपंप। हैंडपंप आप लगा लिए हैं, या बोरवेल कर लिए हैं, नलकूप लगा लिए हैं, तो वो सिर्फ आप ही यूज करेंगे उसका, वो व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा। खेत हो गया, बगान हो गया, ये सब आपका हो गया। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो सार्वजनिक उद्यान, मंदिर, रिवर, ये सब आ जाएगा।
राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? देश, नेशनल। क्या होता है? नेशनल। नेशनल यानी कि देश का। तो देश का भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो देश के भीतर होता है, जैसे वाटर गेज। और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा संसाधन है जो भारत देश के द्वारा बनाया गया है भारतीयों के लिए, तो वो संसाधन गिनना इसमें आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे महासागर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है, सभी को फायदा होता है, वो हो जाएगा इसके अंदर। तो एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, एक से अधिक लोगों के लिए रहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। इंटरनेशनल बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल रिसोर्स है, जैसे महासागर का इस्तेमाल करना। या फिर जब आप भारत का मैप देखेंगे, इंडिया सॉरी ये वर्ल्ड का मैप आप जब देखोगे, है ना, तो नीचे में आपको यहाँ पे अटलांटिक मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको गौर कीजिएगा, यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक आपका ये है, एक, महादेश है, जहाँ सिर्फ बर्फ है, सिर्फ क्या है? बर्फ है। और वहां पे कोई देश रहता नहीं है, कोई आदमी नहीं रहता है, सिर्फ अलग अलग देशों के लोग जाकर के रिसर्च करते हैं। तो क्या हो गया? इंटरनेशनल संसाधन हो गया। बात समझ में आई? है ना? बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गया है तो अपने हिसाब से इसको अच्छे से लिखिए, बाकी सेंटेंस में यहाँ पे दे दिया हूं, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नेशनल रिसोर्सेस हैं। नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे रेलवे देश के लिए है, सभी लोग यूज करते हैं, है ना। पवन चक्की, कोई ऐसा फैक्ट्री हो गया, है ना। यहाँ पे बिजली घर हो गया, परमाणु बिजली घर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, कोई डैम हो गया जहां से बिजली बनता है। तो बहुत सारे इसमें नेशनल रिसोर्स आएंगे जो भारत देश के द्वारा भारतीयों के लिए बनाई जाती है, वो सारे संसाधन इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विकास के स्तर पर ना, विकास के आधार पर देखेंगे तो संभावित संसाधन होता है, विकसित संसाधन होता है, भंडार संसाधन होता है, और संचित कोष संसाधन होता है, आपको जिसको ध्यान रख। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि विकास के स्तर पे भी हम लोग देखेंगे किस तरह से विकास हो रहा है संसाधन का, और किस तरह से समाप्त होता है। जैसे कि इसके अंदर चार भाग पड़ा था। संभावित संसाधन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थान है, जैसे ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जहां वह संसाधन है लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो हो गया संभावित। मतलब संभावनाएं हैं कि वहां से संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है वर्तमान में, वो सभी को संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी उतना स्तर पे इसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब विकसित है, डेवलप है, हो रहा है यूज। जैसे पेट्रोलियम हम लोग बाइक में डालते हैं, कोयला से बिजली बनता है, ट्रेन चलता है, और भी बहुत तरह के होता है, घर पे खाना पकते हैं। तो ये ऐसा संसाधन है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। भंडार संसाधन बात करेंगे। भंडार मतलब क्या हुआ? स्टोर है, डिपोजिटेड है, मतलब ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करने की क्षमता है, मतलब क्षमता है, कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। है क्षमता है, उपयोग करने की क्षमता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में करेंगे। तो इसको भंडारण बोलते हैं, भंडार संसाधन हो गया, जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा, है ना। और नेक्स्ट है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, और यह संसाधन में क्या है? तो ये संचित है। संचित मतलब क्या हुआ? स्टोर होना। संचित संसाधन मतलब क्या हो गया? स्टोर होना। यानी कि ऐसा संसाधन जो भविष्य में उपयोग के लिए, किसके लिए? भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, सुरक्षित रखे जाते हैं, और बाद में इसका इस्तेमाल हो सकता है करे, मतलब स्टोर रखे हैं। जैसे में कोयला हो गया, तेल हो गए, वन हो गया, बांध हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बांध हो गया।
जल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, ये सारे इसमें आ जाएंगे ना, ये सारे इसके तहत आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये हुआ विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार। संभावित मतलब जहां पे है, कर सकते हैं, नहीं कर नहीं रहे हैं, संभावना है होगा। विकसित जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भंडार संसाधन जिसका क्षमता तो है ना, लेकिन अभी तक नहीं यूज किए हैं। और संचित जिसका उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, बाद में करेंगे। कोयला, तेल, वन, बांध, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ संसाधन का एक तरह से हम लोग देखें तो प्रकार, कितने प्रकार से हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम है संसाधन का विकास। संसाधन का विकास कैसे करें, संसाधन का विकास क्या होता है, सबसे बड़ा बात यह है। यहाँ पे समझिएगा, संसाधन क्या है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। किसके लिए, मानव जगत के लिए। संसाधन के बिना हम लोग जी सकते हैं क्या, पानी के बिना रह सकते हैं, धूप, रोशनी, बिजली, लाइन, बत्ती, ट्रेन, मोबाइल के बिना रह सकते हैं क्या, नहीं, नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधा बिना रह सकते हैं, हमें खाना कहाँ से प्राप्त होगी। मतलब हमारा मुख्य आधार है संसाधन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राकृतिक संसाधन की देन है, इसका प्राकृतिक संसाधन की देन है, इसलिए मानव द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया गया और फलस्वरूप ये मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। संसाधन का विकास करना है आपको, तो कहने का मतलब है कि लोग ऐसा क्या माने कि संसाधन जो है वो प्रकृति दे रही है, हम तो इसका खूब उड़ाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे, बहुत इस्तेमाल करेंगे। कर रहा है लोग, अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। अंधाधुंध उपयोग मतलब पूरा जैसे तैसे, पूरा पेड़ काट देना है अपने मन से, है ना, वगैरह वगैरह, फॉरेस्ट्री काट देना है, जगह जमीन बना, जंगल काट के जगह फैक्ट्री बना देना है, घर बना देना है। कहने का मतलब है ना कि ये हुआ अंधाधुंध उपयोग होना, अनयूज्ड, और मतलब यूज कर रहे हैं लेकिन अनयूज्ड वे में, है ना, जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे समस्याएं इसमें पैदा होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो जाते हैं। और जब क्रिएट होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, तो कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का ह्रास हो जाएगा, संसाधन कमी हो जाएगा, खत्म होने लगेगा, सिर्फ लालच के कारण, है ना। समाज, है ना, समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय रहेगा, मतलब कुछ ही लोगों के पास केवल संसाधन रहेंगे, ठीक है। जिसमें दो हिस्से, संसाधन संपन्न अमीर और संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधन का बढ़ जाना। कहने का मतलब है, होगा क्या प्रॉब्लम, समझिएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मान लीजिए किसी खास लोगों के हाथ में अगर संसाधन आ गया, तो वो उसका एकाधिकार हो जाएगा, सिर्फ वो सोचेगा कि मैं ही जंगल को काट सकता हूँ, मुझे ही सिर्फ पावर है। और जो गरीब हैं, जो संसाधन उनको नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, गरीबी अमीरी में। कि संसाधन जंगल है मान लीजिए, तो जंगल को इस्तेमाल करेगा अमीर लोग अच्छे से, पेड़ काटेगा, बेचेगा, लकड़ी बनाएगा, पटरा बनाएगा, जो भी करेगा, और गरीब लोग को छूने नहीं दिया जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक और इशू आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे संसाधन के अनाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा किया। मतलब पूरे विश्व के लिए जिस तरह से संसाधन का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खास कोई एक जगह का ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और भी जगह के और भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत हो गया, अवक्षय होना, पर्यावरण प्रदूषण होना, भूमि निम्नीकरण होना। कहने का मतलब है कि ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे में भूमंडलीय तापन हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूमंडलीय गर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओजोन परत का भी इसमें दिक्कत होगा, ओजोन परत में जिसको हम लोग O3 बोलते हैं, ओजोन परत क्या हो जाएगा, तो भी ओजोन परत का ह्रास होगा। सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जस्ट लाइक स्किन कैंसर होना, है ना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बहुत तरह की बीमारी फैलने लगेगी। प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप संसाधन को अनाधुन तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, और प्रदूषण होगा तो फिर आपको जीना मुश्किल होगा। भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, मानी भूमि का निम्न से निम्न स्तर पर ले आएगा, यूज करने लायक नहीं बचेगा। ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं अगर आप
पर्यावरण को अंधाधुंध तरीके से, किस तरीके से, अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको समझना है संसाधन के सही उपयोग के लिए, आखिर में संसाधन को हम लोग उपयोग कैसे करें। हम लोग को संसाधन को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है हमें, कि किस तरह से हमें संसाधन को बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा सही तरीके से संसाधन का इस्तेमाल करना सीखना होगा। सतत आर्थिक विकास क्या होता है ये जानना होगा आपको, कि सतत आर्थिक विकास क्या है ना। तो इसका तात्पर्य है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी कि इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है कि पर्यावरण प्रदूषण हो, पर्यावरण का ह्रास हो, भूमंडलीय तापन हो, ओजोन परत की नाश हो। नहीं, ऐसे इस्तेमाल आप कीजिए, इस तरह से कीजिए कि ज्यादा नुकसान ना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की उपेक्षा न करे। मतलब इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है कि भविष्य में भी बचाया जा सके और उनको दिया जा सके कि हाँ वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सतत पोषणीय विकास, है ना। इसे समझना होगा अच्छे से आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट हमारा है सतत पोषणीय विकास क्या होता है। यह विकास का सिंपल सी मतलब होता है, मतलब है कि पर्यावरण को इस्तेमाल ऐसे करिए, आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आने वाला भविष्य में इसकी आपूर्ति कम ना हो, मतलब खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। आने वाले लोग ये ना बोले कि पिछले लोग कैसे इस्तेमाल किया था कि आज ही खत्म हो गया, हम लोग देख भी नहीं पाए कैसा था। समझ रहे हैं ना, मतलब आने वाला पीढ़ी के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोड़ना होगा, उस तरह से आपको संसाधन का इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूरा देश जो है वो काम कर रहा है, इवन देखा जाए भारत देश भी काम कर रही है। साथ ही वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आगे के लिए रखे हैं तो आज हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं। मतलब इस तरह से इस्तेमाल कीजिए आप कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी हो और आप भी अपना जरूरत को पूरा करते रहें। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करना है, लेकिन ध्यान रखें। तो इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो पर्यावरण का इस्तेमाल इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आने वाले जो पीढ़ी होगी उनको कमी महसूस ना हो, है ना। ये होगी आपको। एक आपसे आप पूछता है इसमें कि रियो डी जेनेरियो जो है वो पूछता है, सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था, नाम था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, है ना। ये हुआ था, ये क्या था, एक शिखर सम्मेलन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं या रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट के ऊपर हुआ था। ये कब की बात है भाई? ये बात है 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चला था, 3 तारीख से 14 जून में चला था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जगह होता है, वहीं पे इसकी सम्मेलन करवाई गई थी। इसका टॉपिक क्या था? टॉपिक था वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संभालना। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पे जो पर्यावरण का मुद्दा है, जो देखने के योग्य हैं, जो सुधार करने योग्य हैं, कंट्रोल करने योग्य हैं, उनको देखना, समझना और उसमें विकास पे बढ़ावा देना। इसीलिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किया गया था। कब की बात है? 1992 की बात है। ठीक है, इसी के पश्चात एक और सम्मेलन हुआ था, एजेंडा 21। एक तो सम्मेलन नहीं बोलेंगे, है ना। एजेंडा 21 एक प्रस्ताव लाया गया था, उसको समझिएगा। ये कब की बात है? ये भी 1922 की बात है, 1992 में एजेंडा 21 लाया गया था, जिसमें पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, है ना, में 178 देश भाग लिए थे। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजेंडा 21 में कुल कितने देश भाग लिए थे, तो 178 देश भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। इसका भी मकसद यही था कि सतत विकास पर बल देना है और गैर बाध्यकारी जितने भी योजनाएं हैं उसको समाप्त करना है ना। मतलब एजेंडा 21 लाया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए और सतत पोषणीय को ही बढ़ावा देने के लिए। 1992 में लाया गया था सतत पोषणीय विकास और एजेंडा 21 को ध्यान में रखकर।
ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक आराम से आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे संसाधन का नियोजन कैसे करें। ये अगला टॉपिक जो है हमारा वो कल होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 क्लास है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि आप ज्वाइन ही कीजिए, है ना, कभी भी बल नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो इसका अगला पार्ट आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से इस क्लास को बाद वो क्लास को देख सकते हैं। कोई विशेष क्लास की आवश्यकता है तो वीडियो नीचे जरूर कमेंट करें, उस पर पहले फोकस किया जाएगा। धन्यवाद।